यार माइक नहीं लगाया मैंने। 2 मिनट समझ देना भाइयों, 2 सेकंड का समझ देना बस। माइक 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 लग गया है, सब चालू हो गया सिस्टम पूरा। आई ऑडिबल, आवाज़ आ रही होगी आप सभी को आई होप, और उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया आएगी आवाज़ वगैरह वीडियो में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे आज वो है हमारे टॉप क्वेश्चन की श्रृंखला का कंटिन्यू कंटिन्यू करते हैं भाइयों। चलिए पहला प्रश्न, मतलब स्लाइड आपके सामने रखी है, कुछ आ जाइए सभी मेरे भाइयों। मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अंबिका क्लासेस धौलपुर में। और अंबिका क्लासेस धौलपुर की इसमें हमने जो चला रखी है श्रृंखला वो रेलवे एनटीपीसी एसएससी और बैंकिंग विशेषकर इनकी है, नाम इनको दिया गया है। बाकी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के पर्पज़ से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन जो होता है, स्टैटिक स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन होता है विशेषकर, वह हर एग्जाम में एक जैसा आता है भाई। स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन होता है ना, उनका सिलेबस एक समान होता है। क्या होता है? सिलेबस एक समान होता है। और जब सिलेबस एक समान हो, सिलेबस एक समान हो, तो भैया भले कहीं किसी भी एग्जाम का पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन तो हर एग्जाम में बैठना है, क्वेश्चन तो हर एग्जाम में बैठना है। हालांकि मैं जो प्रश्न लेकर आता हूँ टॉप क्वेश्चन में, ये वे प्रश्न ला रहा हूँ जो निरंतर हर परीक्षाओं में रिपीट होते रहे, बार बार रिपीट हो रहे हैं। कभी एनटीपीसी का रेलवे उठा रही है, रेलवे एनटीपीसी वापस उठा रही है, तो कभी एसएससी उठा रही है, तो कभी बैंकिंग उठा रही है, कभी बैंकिंग का एसएससी, एसएससी का एनटीपीसी। उन प्रश्नों को मैं क्या कर रहा हूँ, मिक्स करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जो टॉप क्वेश्चनों की श्रृंखला जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें आपको बने रहना है। आज 7th नंबर की क्लास आप सभी को ज्ञात है, मैं लाइव लेता हूँ इसको, कभी कभी रिकॉर्ड में दे रहा हूँ, है ना। लेकिन आज मैं रिकॉर्ड इसलिए दे रहा हूँ, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ रहा है भाइयों, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। बाकी ऐसे कोई बात नहीं है, बाकी सही साइड चलेंगे, सही से चलेंगे। आज मैं दोनों क्लास रिकॉर्ड हो सकती है, मेरी हिंदी की जो क्लास है वो भी रिकॉर्डेड देने वाला हूँ आपको, क्योंकि मैं अर्जेंट निकल रहा हूँ तो तत्काल मैं रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। चलिए आगे चलते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्लाइड पर आ चुका है, पहले प्रश्न का जवाब देंगे भाई सभी। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है जनाब? भाई साहब आप सभी को बताना है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो राष्ट्रीय फूल पूछा गया हमसे, हमारा नेशनल फूल पूछा गया हमसे, नेशनल। ठीक है, तो बताइए जनाब, बताइए। गुलाब है, कमल है, सूरजमुखी है या चंपा है? तो कौन सा है आपका? कमल है। कमल कौन सा आपका राष्ट्रीय फूल है? कमल आपका राष्ट्रीय फूल है, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति को और धर्म को क्या करता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारतीय संस्कृति में। और भारतीय जो हमारा सनातन धर्म है उसके अंदर ये राष्ट्रीय फूल जो है हमारा कमल, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूजनीय है, और बहुत अच्छे से इसका मान सम्मान किया जाता है। अगला प्रश्न है, शेरशाह का असली नाम क्या था? जो शेरशाह सूरी हैं, शेरशाह 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 सूरी जो हैं, शेरशाह सूरी जो हैं, उसका हमसे पूछा गया सूरी का कि उसका मेन नाम क्या था, मतलब उसका मूल नेम क्या था। तो यहाँ अगर हमसे असली नाम पूछा गया है तो भैया ये क्या नकली नाम है? जी नहीं, नकली तो नहीं है, ये भी असली है, ये भी असली है। लेकिन यहाँ असली से मतलब ये है, यहाँ पर असली से मतलब पूछने का मतलब ये है कि उसका मूल नाम क्या था। मूल मतलब जब वो यही इस गद्दी पे बैठा था, तो गद्दी बैठने के बाद उसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी, उपाधि धारण की थी, इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। लेकिन वह जो उसका मूल नाम था, वह क्या नाम था, वो हमसे पूछा गया। तो उसका जो मूल नाम था भाई साहब, वह क्या था? वह क्या था, यही लिख देता हूँ, शेर खान। क्या था भैया? शेर खान। क्या था? शेर खान था। शेर शाह सूरी हो गया। तो देखिए यहाँ पर शेर तो वैसे वैसे रखा ना, शेर शाह सूरी ये कर दिया और खान को उसने गायब कर दिया, तो उसका खान था। क्या था? शेर खान था उसका मेन। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह नहीं है, अकबर नहीं है, बाबर नहीं है। ठीक है, ये रहा पूरा। शेर खां था और शेरशाह सूरी का असली नाम शेर खां था। ये बात मैंने यहाँ आपको डिटेल में ऑलरेडी समझा दी, पूरा लिख कर लाया हूँ ताकि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे सको, आप रिवीजन कर सकें। तृतीय प्रश्न आपकी स्लाइड के सामने है, भारत में कितने उच्चतम न्यायालय हैं? भारत में वर्तमान में न्याय उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्टों की संख्या हमसे पूछी गई है कि संख्या कितनी है? कितनी है भैया, ये हमें पता होनी चाहिए, कितनी है, कितनी है। तो आपको थोड़ा अवगत करा दें कि ये जो है संख्या है, ये अभी अमरावती अमरावती जो है कि आंध्र प्रदेश की यहाँ
आंसर आएगा तो दे लेता हूँ। आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की क्या है भैया, ये राजधानी है। क्या है, राजधानी है, राजधानी है। और अमरावती में राजधानी के तो है सही, साथ में ही जो अमरावती जो अमरावती है, ये अमरावती, यहाँ पर एक हाई कोर्ट बनाया गया, एक हाई कोर्ट बनाया गया। इसको मिला करके टोटल कितने हो गए हमारे देश में, 25 हाई कोर्ट हो गई। टोटल कितनी हाई कोर्ट है, 25 है भाई। यहाँ 24 गलत लिखा आ रहा है, 24 थी, इस समय 25 है। ठीक है, 2 मिनट में और डेटा वेरीफाई कर दो, इसमें क्या लिखा है, 25 हो गई ना अब तो, 25 हो गई। इसमें ये क्या लिख दिया इसने, 2 मिनट का समय देंगे सभी। अभी मैं जिस किताब से लिखा हूँ उसको उठाता हूँ आंसर, ये पुराना डेटा दे रहा है इसमें। पच्चीस है भाई, बिल्कुल 25 में सही हूँ, बिल्कुल वेरीफाई हूँ। इसमें वर्तमान में जो आपकी, इसको भी मिलाना पड़ा है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, उसका भी, उसमें भी तो है ना, ये उसका छोड़ रहा होगा शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। ये केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के लिए नई उच्च न्यायालय, देखिए यह यहाँ पर एक डेटा गलत है, यहाँ पर गलत है, 25 लगाइए। आपका जो बी नंबर का आंसर है वो सही रहेगा, सी नहीं, बी रहेगा भैया, बी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल कितनी होगी, 24 नहीं है, 25 है। ये प्रश्न जो पूछा गया था तब का उन्होंने टाइप कर दिया, टाइप करने वाले भैया ने, जो मैंने किताब का फोटो पहुंचा था उन्होंने ऐसे ऐसे टाइप कर दिया होगा। यहाँ पर कितना भैया, 25 आएगा। ठीक है, वेरीफाई भी हो गया। और इसमें जो अपडेट लिखा है मैंने, जो मेरा करंट की जो मैं ये मैगजीन बना रहा हूँ उसमें अपडेट दिया हूँ इसके बारे में, जो वन लाइनर के साथ फैक्टर दे रहा हूँ, तो उसमें मैंने लिखा है क्लियरली ये सारी चीज़ें कि आंध्र प्रदेश की जो बनी है 25वें नंबर की है, 25वें नंबर की है। और ये कब बन के तैयार हुई थी, आंध्र प्रदेश की जो उच्चतम न्यायालय है अमरावती वाली, कौन से भैया, यहाँ लिख देता हूँ आपको विस्तार से, गलत जो डेटा है वो भी सही हो जाएगा। अमरावती, अपडेट हो जाएंगे आप भी सभी, अमरावती है। और अमरावती को कब बनाया गया, तो 1 जनवरी 2019 को इसको क्या किया गया, अपडेट बनाया गया है। और केंद्र सरकार ने इसको वेरीफाई कर दिया है, परमिशन मतलब इसका मान्यता दे दी गई है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो ये ध्यान दे लीजिएगा, 2019 में बन करके तैयार होगी। तो इसने पुराना डेटा दिया है, क्यों, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा गया था उस एग्जाम की बात है ये। तो ये पेपर हुआ था 2019 में, और ये 2019 में पेपर हुआ था, तो इसमें डेटा पूछा गया था वो कौन सा पूछा गया था, 19 से पहले का पूछा जा रहा था ना। और ये 19 में जनवरी में बनी थी, और एग्जाम जो है वो 19 में नहीं, सॉरी जनवरी में हुई थी। लेकिन ये जो एग्जाम हुई थी ना, ये जहाँ प्रश्न पूछा गया था ये पुराना था, पुराना डेटा के अनुसार पूछा, तो उसके अकॉर्डिंग ये उच्चतम न्यायालय उस समय 24 था, इसलिए यह किया गया है। ठीक है, ये था, अब कितना है, 25 है। डेटा गलत है यहाँ पर, टाइप एरर है, तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न आपके स्लाइड पर आ चुका है, 4th नंबर का, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, नेशनल वाली बात हो रही है कि नेशनल में जो हमारा खेल है वो कौन सा है भैया, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है। आप सभी क्रिकेट जो फैन होंगे वो जाएंगे कहाँ पर, क्रिकेट की तरफ जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे, क्रिकेट की तरफ। लेकिन क्रिकेट राष्ट्रीय खेल नहीं है, फुटबॉल नहीं है, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। हमारा जो देश का राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है भाई साहब, हॉकी है। ये हॉकी ही हमारा राष्ट्रीय खेल है, और इसलिए हॉकी को पूछा जाएगा इस साल। मुझे ऐसा लगता है हॉकी को इस साल पूछेगा, क्योंकि आप देखेंगे 2024 में हॉकी ने वह करके दिखाया है जो, मतलब हम लोग जीत कर आए हैं। क्या जीत कर आए, हॉकी टीम जो हमने वहाँ पर भी हमने अच्छा प्रदर्शन दिया, कहाँ पर, जो ओलंपिक में खेले वहाँ पर भी, और जो अलग अलग जो चैंपियनशिप हुई है, चैंपियनशिप में भी अच्छे से टाइम प्रदर्शन देती है। ये 2024 में सभी चैंपियन में लगभग अच्छा प्रदर्शन दिया है, और हम कप भी लेके आए हॉकी का। तो समझ सकते हैं ये हॉकी जो टीम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, समय इसलिए पूछी जा सकती है, इसलिए राष्ट्रीय खेल के रूप में मैंने आपको प्रश्न बना दिया है। भारत के सबसे पहले लोकसभा चुनाव कब हुए थे। भारत में जो पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, मतलब यहाँ ही पूछा जा रहा कि आज़ादी के बाद भारत में सबसे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे वह किस वर्ष हुए थे, वे किस वर्ष हुए थे, हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर वर्ष की बात करें तो 1947 नहीं जनाब, यहाँ तो क्या हुआ था, हमें आज़ादी मिली थी। क्या हुई थी, आज़ादी मिली थी। क्या मिली थी भैया, आज़ादी मिली थी। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पर हमारा जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। और यहाँ पर क्या होता, फिर से यहाँ तो और दूसरी घटना प्रारंभ होती है। तो ये होता है आपका, सॉरी ये नहीं, ये बी नंबर का विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। पहला पूछा गया तो पहला यही आएगा।
ठीक है। 1951 पहला भारत का पहला लोकसभा चुनाव, पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो यही हुआ था। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आया है, 6 नंबर का प्रश्न है, भारतीय गणराज्य शब्द का उपयोग संविधान में पहली बार कब हुआ था। जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में भारतीय गणराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था। 1947 में, 1949 में, 1950 में या 1952 में। बताइए भारतीय संविधान में भारतीय गणराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कब किया गया था। तो यह किया गया था 1949 में, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो बन करके कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था ना। तो उसी समय ये गणराज्य शब्द को भारत एक गणराज्य है, ये बात उसमें लिख दी गई थी और इसमें प्रयोग हो चुका था। तो इसलिए पहली बार कब प्रयोग हो गया भैया, वो जिस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था उसी दिन ये हो गया, ठीक है, 1949 को। अच्छा अभी आपको बताया मैंने 1947 को क्या हुआ, आज़ाद हुआ। 1950 को क्या हो गया था, हमारा पूर्ण संविधान लागू हुआ था, संपूर्ण पूरा संविधान लागू हुआ था, पूर्ण संविधान, ठीक है, संपूर्ण लिख लीजिए, संपूर्ण संविधान लागू हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7 नंबर का प्रश्न आपके स्लाइड में है, जिसका जवाब आपको देना है, नमक सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया था। सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने। तो नमक सत्याग्रह को आप सभी को अच्छे से ज्ञात है, कौन थे भैया, महात्मा गांधी जी थे। कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। यहाँ तो हमें बिना किसी ये किए चल जाना चाहिए आगे। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, महात्मा गांधी जी ने हुआ कब था, नमक सत्याग्रह हुआ कब था, तो ये 1930 में हुआ था। क्यों किया गया था भैया, तो ये इसलिए किया गया था क्योंकि अंग्रेज सरकार ने क्या किया था, नमक के ऊपर, जो नमक है उसके ऊपर क्या किया था, टैक्स लगाना प्रारंभ कर दिया। टैक्स मतलब कर, उस पर भी क्या करने लग गया, टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया था। मान लो 10 रुपये का नमक है तो उस पर अगर 2% भी लेते हैं तो 12 रुपये का नमक पड़ रहा था। इस तरीके से महंगाई बढ़ता जा रहा था। वो नमक पे जब टैक्स लिया गया तो सरकार ने, मतलब उस समय जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन करता थे, विशेषकर हमारे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने ये सत्याग्रह करके इस कानून का उल्लंघन किया था, इस कानून को तोड़ा था, ठीक है। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। देखिए यहाँ क्या पूछा है, कितने अनुच्छेद हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में कितने अनुच्छेद है पूछा जा रहा है, कितने अनुच्छेद है। अब यहाँ ये बताइए, या तो ना तो नंबर दिया ना कुछ, क्या 395 है, 400 है, 380 है या 350 है। देखिए बना आपको इतना बताएगा 395, ऐसा समझिए आप। आपको मैं बता देता हूँ कि 395 तो है, यहाँ पर 395 सही बात है, ठीक है, और 395 राइट भी हो रहा है, क्योंकि हमारे संविधान में जो हमारा मूल संविधान था उसमें 1 से लगा करके 395 नंबर तक अनुच्छेद लिखे गए। और वर्तमान में भी अगर हम देखते हैं तो 1 नंबर से लगा करके 395 तक नंबर दिखाई देता हमें। लास्ट जो नंबर का अनुच्छेद है हमारा संविधान में वो कौन सा है, 395 है, अंतिम वाला। लेकिन कुल अनुच्छेद अगर देखें, कुल अनुच्छेद, अब यहाँ ये पूछ लीजिए आपसे कि कुल अनुच्छेद कौन से कितने हैं, तो कुल में आपको ध्यान ये देना है कि हमारे उसमें ऑप्शन में जाइएगा फिर आप, तो अगर वहाँ 470 ऑप्शन में हो तो उसको टेक लगा दीजिएगा, 448 हो तो उसको लगा दीजिएगा, और ये भी ना हो, ये भी दोनों ना हो तो दोनों के बीच का आ जाता है कभी कभी कितना, 467 आ जाए तो लगा दीजिएगा। बात समझिएगा, क्योंकि वर्तमान में इतने अनुच्छेद है। कैसे भाई साहब, कैसे, क्या 467वें नंबर का अनुच्छेद है, नहीं, अभी भी नंबर में तो 395 ही है अंतिम। लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे संविधान में हमने बाद में जो जोड़े हैं, जैसे कि आप देखेंगे 21A है, 51 ए हैं, 51A हैं, ऐसे देखेंगे और बड़े चल जाए आगे तो 338A हैं, 338B हैं, 338B हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आप नजर घुमाइएगा, मैंने जो लिखा है ये आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो हमने ABCD ने ऐसे बनाते हैं ना हम अलग से, ये इनको हम काउंट करें ना अगर सभी को, तो ये जा रहा है कहाँ पर, 470 के आसपास जा रहे हैं लगभग, कितने, लगभग माना जाता है, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ना काउंटिंग में, तो इसलिए क्या होता है लगभग 470 माने जाते हैं, समझ रहे हैं। तो गिनती की दृष्टि से तो अभी भी कौन सा है, 395, लेकिन कुल अगर अनुच्छेद देखेंगे तो 470 के आसपास है। तो ये बात ध्यान देने योग्य है मेरे भाइयों, ठीक है। यहाँ इसका आंसर ये दिया है, लेकिन अगर ऑप्शन में प्रश्न ऐसा देता कुल कितने अनुच्छेद हैं, और यहाँ ऑप्शन में वो दे देता, अगर ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ कितना, 400, मैंने लिख दिया 70, तो फिर वो आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है।
भारत में कृषि मंत्री कौन है? अब इस प्रश्न को मैंने अपडेट किया भाई। उस समय कृषि मंत्री कौन थे उस समय पूछा गया था, तो इससे पहले कौन थे? नरेंद्र सिंह तोमर थे। कौन थे? नरेंद्र सिंह तोमर साहब। ये कौन थे? पहले गृह मंत्री थे। पहले क्या था? तोमर ये पहले क्या था? गृह मंत्री थे। क्या थे भैया? पहले सॉरी कृषि मंत्री थे। क्या थे? कृषि मंत्री। गृह मंत्री तो अभी भी कौन है? अमित शाह जी हैं। ठीक है, तो ये पहले क्या थे? कृषि मंत्री थे। लेकिन ये वर्तमान में है क्या? नहीं, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में कौन है? जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में अगर देखें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री साहब, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम साहब कौन है? जो है मामा नाम से प्रसिद्ध हैं, मामा के नाम से प्रसिद्ध है पूरे मध्य प्रदेश में। और वे कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है भैया? शिवराज सिंह चौहान। ये क्या है? इस समय ये जो चौहान साहब, ये कौन है? तो ये नीति आयोग की कमेटी के मेंबर भी हैं। नीति आयोग जो कमेटी है उसके मेंबर भी हैं। और साथ में आप देखेंगे जो कृषि मंत्री जो है वो भी यही है, और ग्रामीण विकास मंत्री भी यही है। ग्रामीण विकास मंत्री, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो ये भी कौन है? ये भी आपको शिवराज सिंह चौहान मिलेगा। इतनी इंपॉर्टेंस दी गई, क्यों दी गई? क्योंकि इनसे मुख्यमंत्री जो चुनाव जब लड़ते थे तो मुख्यमंत्री की दावेदारी के पक्के ये थे, और इन्होंने पूरा चुनाव भी जिताया। फिर इनको अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो ये चले गए केंद्र में और इनको वहां मंत्री पद दे दिया गया। ये पूरा डिटेल है, ये वर्तमान में है, उस समय का बता दिया मैंने आपको। अच्छा, यहाँ अगर और भी ऑप्शन दिया है, ये नरेंद्र मोदी जी तो आपके पीएम है, आप सभी जानते हैं, 2014 से लेकर आज तक चले आ रहे निरंतर। और इसके बाद अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री और सहकारी मंत्री दोनों यही है। राजनाथ सिंह जी कौन है? रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, आपको एक जानकारी देना थी कि ये जो मंत्रियों संबंधी लिस्ट जो है, अगर ये पढ़ना हो, ये देखना हो, तो आप स्मार्ट स्टडी अप्रोच यूट्यूब चैनल सर्च कीजिएगा। उस पर जाकर के मैंने पूरी क्लास करवा रखी है, आप जाकर कर लीजिएगा। वहाँ पर एनटीपीसी करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, एनटीपीसी की, आरआरबी एनटीपीसी, उसमें जाकर देखेंगे। अभी 10-12 क्लास हुई है, वहाँ पर भी कुछ दिन से क्लास नहीं हो रही थी, अब कंटिन्यू हो गई, तो आप वहाँ जाकर करेंगे तो आपको डिटेल में मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, मतलब वहाँ डिटेल में करवा रखा, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है पूरी जीएस की, यहाँ प्रैक्टिस कंटिन्यू चलेगी, थ्योरी वहाँ चलेगी, हिंदी यहाँ चलेगी। ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भाई साहब? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जाकिर हुसैन। ये जाकिर हुसैन। अब यहाँ देखिए, ये क्या है? उपराष्ट्रपति पूछा हमसे, कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? फर्स्ट जो उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर अगर बात की जाए तो पहले राष्ट्रपति थे। फर्स्ट क्या थे? फर्स्ट राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके बाद में इनकी अगर बात की जाए तो ये संविधान सभा के क्या थे? स्थायी संविधान सभा के क्या थे? ये स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो कौन थे? वो हमारे देश के प्रथम कौन थे? प्रधानमंत्री थे। और ये मोदी जी, हालांकि नहीं, अभी सेकंड नंबर मोदी जी रहेंगे, लेकिन तीन कार्यकाल लगातार करने वाले, तीसरी बार जीत कर आने वाले प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में अगर देखा जाए, तीसरी बार प्रधानमंत्रियों की जो लिस्ट है उसकी अगर देखा जाए तो उसमें पहले नंबर पर आते हैं जवाहरलाल नेहरू, और अब दूसरे पे हो गए तीसरी बार जीत के आने में, वे हो गए कौन? आपकी नरेंद्र मोदी जी, जो कि वर्तमान में भी आपके क्या हैं? पीएम साहब हैं। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं। यही है, पहले राष्ट्रपति थे कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से आती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसलिए इतना प्यार से पढ़ रहा हूँ कि संविधान संशोधन की जो हमने प्रक्रिया अपनाई है वह किस देश से अपनाई है? हमसे पूछा गया कि ये प्रक्रिया जो है ना, ये किस देश से अपनाई है हमने? कौन सी? संविधान संशोधन की। अब संविधान संशोधन की अगर बात आ रही है और हमसे पूछ लिया गया कि भैया संविधान संशोधन करने का अनुच्छेद कौन सा है, तो ये आर्टिकल कौन सा भैया? ये आर्टिकल हो रहे 368। और 368 में जो प्रावधान किया गया है, इस प्रावधान को किस देश से लेकर के हमने अपनाया, मतलब किस देश के प्रेरणा से हमने हमारे संविधान में अपनाए गए? तो भारतीय संसद भाई साहब, ऐसा नहीं है। राज्य सरकार, यहां पर कुछ तो गड़बड़ है।
भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से आती है? भारतीय संसद, राज्य सरकार, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। भाई साहब यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। भारतीय संसद कैसे अच्छा, यहाँ प्रक्रिया कहाँ से आती है? यहाँ फिर इस बार इस प्रश्न का जवाब कुछ, मतलब प्रश्न की डिमांड ही कुछ और है। मतलब भारतीय संविधान को, जो भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से आती है, ये ऐसे नहीं था, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा भैया? संविधान संशोधन करने का अधिकार किसे है? किसे है संविधान संशोधन करने का अधिकार? संविधान संशोधन, यहाँ प्रश्न चेंज कीजिए, किसे संविधान संशोधन करने का, संविधान संशोधन, पूरा प्रश्न लिखिए, भारत में संविधान संशोधन करने का अधिकार किसे हैं? ये हमसे पूछा गया है, प्रश्न में ये पूछा गया है। तो ये है हमारे भारतीय संसद को। किसको है? भारतीय संसद को है, राज्य सरकार को नहीं है, केवल राष्ट्रपति को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय तो रक्षक है संविधान की। क्या है भैया? ये रक्षक है, ये तो रक्षक है। संशोधन कौन करती है? संसद करती है, संसद करती है। अब इस प्रश्न की डिमांड चेंज की गई, क्योंकि विकल्प के अनुसार अगर यहाँ बात की जा रही है, हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया हमसे पूछी गई है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में, संशोधन की ये जो प्रक्रिया है ये किस देश से ली गई है? प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ये भी तो पूछा जा सकता है। किस देश से ली गई, बताएंगे कोई? किस देश से ली गई है, बताएंगे कोई बता सकता है? हाँ जी, मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो ली गई है, आपको जनाब प्रश्न का, अगर दो प्रश्न हो जाएंगे आप किसी बाने, तो ये जो ली गई है आपकी कहाँ से ली गई? साउथ अफ्रीका। हाँ, साउथ अफ्रीका होना चाहिए ना, बिल्कुल साउथ अफ्रीका ही होगा 100%। वहाँ से ये लिया, वहाँ से डीपीएस पे हो गई, तो संशोधन, हाँ बिल्कुल सही साठ है। तो क्या है भाई साहब आपका संविधान संशोधन की जो है वो है दक्षिण अफ्रीका जो है ना, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संशोधन करने की प्रक्रिया ली गई। अब यहाँ पर विकल्प में था ही नहीं, तो हमने उस प्रश्न को बदल दिया। लेकिन अगर उस प्रश्न का भी देखा जाए तो यहाँ एक विकल्प और ऐड कर देते हैं हम, और वो हो जाता है हमारा कौन सा? ये अगर ऐड कर दिया जाए और वहाँ जोड़ दिया जाए दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, हमने संशोधन की प्रक्रिया जहाँ से अपनाई है। आगे चलते हैं। किसे भारत का बुद्ध कहा जाता है? भारत का बुद्ध किसे कहा जाता है? भारत का बुद्ध किसे कहा जाता है? भारत का बुद्ध किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, बुद्ध को, पंडित नेहरू को, या अम्बेडकर जी को? किसे भारत का बुद्ध कहा जाता है? भारत का बुद्ध किसे कहा जाता है? जनाब बताएं, कमेंट बॉक्स में फास्ट बताएं, फिर मैं आंसर पा रहा हूं। भारत का बुद्ध किसे कहा जाता है? बताइए, जल्दी बताइए, भारत का बुद्ध किसे कहा जाता है? जल्दी बताएंगे सभी। गौतम बुद्ध को, अच्छा यहाँ तो है ही नहीं, गौतम बुद्ध को कहते हैं क्या? आपका बुद्ध जो लिखे हुए हैं, बुद्ध लिखा है बी में, गौतम बुद्ध को, जो कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे, उनको कहा जाता है क्या? जिन्होंने क्या क्या दिया था भैया, कोई बता सकता है सिद्धांत? इनका जो सिद्धांत है, जो गौतम बुद्ध जी का है, वो कौन सा है? इन्होंने जो दिया था, शाक्य मुनि के नाम से भी जाना था इनको। गौतम बुद्ध जो है इनको शाक्य मुनि के नाम से भी इनको जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है भाई, इसलिए ये बता रहा हूँ आपको मैं। और इनका मूल जो नाम था वो गौतम था, गौतम जी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का जवाब है डॉक्टर अंबेडकर साहब को। यहाँ पर जो विकल्प बी नहीं आएगा, विकल्प आपका डी आएगा, क्योंकि इनको आधुनिक कायदा से, यहाँ प्रश्न जो है आधा अधूरा है, जिस तरीके से पूछा ना वैसे ही इनको ये पूछा जाना चाहिए था कि आधुनिक भारत का बुद्ध किसे कहता है। हालांकि देखिए, भारत का बुद्ध जहां भी आता है ना, तो वहां पर भारत का बुद्ध पूछा, इसलिए किसे कहा था? डॉक्टर अंबेडकर साहब को। वरना बुद्ध तो स्वयं वो थे ना, गौतम बुद्ध, तो वो तो थे सही, लेकिन इन्होंने भारत का बुद्ध उनसे कंपैरिजन किया था। क्यों किया था भैया? क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया था? पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया था, हाँ, आधुनिक में। समझ रहे हैं? क्योंकि इनका जो हिंदू धर्म था उससे इनका क्या हुआ था? मोह भंग हो चुका था, तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था अंत में, तो इसलिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो भारत का बुद्ध कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज में बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? किसने किया था भैया भारत छोड़ो आंदोलन? देखिए, अब आपसे इस प्रश्न में क्या क्या पूछा है? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था भाई? किस वर्ष हुआ था? तो 1942। कब हुआ था? 1942। अब यहाँ पर अगर बात आएगी तो घोषणा कहाँ की गई थी? तो मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में भी कहाँ पर? मुंबई में की गई थी। और कब की गई थी भैया? घोषणा कब की गई थी? 8 अगस्त। कब की गई थी? 8 अगस्त। होना कब था ये? तो ये होना था अगली सुबह, यानी कि 9 अगस्त की सुबह को ये हुआ। 9 अगस्त की सुबह आंदोलन हुआ, सुबह से प्रारंभ हुआ, सुबह से ये आंदोलन क्या हुआ? प्रारंभ हुआ।
प्रारंभ हुआ। लेकिन हुआ क्या कि जो अग्रणी नेता थे उनको अग्रणी नेता को क्या किया, रात्रि में क्या किया, ब्रिटिश सेना ने क्या किया, उनको बंदी बना लिया गया। क्या किया, बंदी बना लिया। तो फिर इसका नेतृत्व किसने किया जनाब, इनका नेतृत्व अप्रत्यक्ष रूप से ही सही दूसरों ने किया है, लेकिन वो जो नियंत्रण किया है वे छोटे जो लीडर थे, जो जितने भी हमारे देश के छोटे लीडर उन्होंने, मतलब उस समय इतने बड़ी जो यहाँ पर नाम लिखे हैं फेमस, उनमें इनमें से नहीं था, कहना मतलब। और भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात आई थी तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। मैं आपको हर डिटेल्स लिख के बता चुका हूँ। आगे बढ़ेंगे। 1942 की बात हुई, महात्मा गांधी जी ने बात कही थी, 1942 में शुरू हुआ था। 9 अगस्त की बात है, 8 अगस्त को घोषणा हुई थी। किस राज्य से संबंधित है घोषणा का, तो यह है मुंबई, महाराष्ट्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, मतलब हमारा नेशनल की बात हो रही है कि नेशनल जो एनिमल है वो कौन है, नेशनल एनिमल कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। हाथी है, शेर है, बाघ है, ऊंट है, कौन सा है मेरे भाइयों, जल्दी बताएंगे फास्ट। तो ये है आपका बाघ साहब है। बाघ जो है आपका क्या है, आपका राष्ट्रीय पशु है। बढ़ेंगे जी, बिल्कुल। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अब यहाँ हो सकता है कि ये पुराना पूछ रहा हो। अब यहाँ पर मैं आपको 2 डेटा लिखवा रहा हूँ, इसमें हमें वेरीफाई नहीं किया वर्तमान में तो कौन सा है सबसे बड़ा राज्य। अब यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश भी लिखा, क्या लिखा, उत्तर प्रदेश भी लिखा है, राजस्थान भी लिखा है। अब यहाँ बड़ी समस्या हमारे सामने ये है कि यहाँ ना तो हमें ये बोला कि क्षेत्रफल, ना तो हमें क्षेत्रफल बोला है। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, जैसे लैंग्वेज में पूछा वैसे समझेगा वो। ना तो क्षेत्रफल कहा है और ना ही हमसे क्या कहा है, जनसंख्या कहा है। अब हम इस बेस पे किस राज्य को यहाँ चुनेंगे, ये हमारे लिए दुविधा बन जाएगा ना। तो हमारे लिए अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में तो है, जनसंख्या में है, परंतु क्षेत्रफल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश बड़ा नहीं है, राजस्थान है। और नो, तो यहां पर अगर बात की जाए, वापस से लिख देता हूं मैं, जो जन क्षेत्रफल का लिखता हूं वापस, क्षेत्रफल थोड़ा कट ये हो गया था, बटन चबक गया। तो क्षेत्रफल में तो राजस्थान है, क्षेत्रफल में राजस्थान है। और अगर जनसंख्या में देखा जाए तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। कौन सा है भैया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इसके बाद में एक और बात समझिए, आप एक बात और समझिए। अगर सन 2000 कब, 2000 से पहले की बात करें, सन 2000 से पहले की बात करें तो उस समय कौन था, मध्य प्रदेश था। कौन था भैया, मध्य प्रदेश था। क्यों, क्योंकि इसका एक इससे अलग राज्य बना, वो कौन सा बन गया, छत्तीसगढ़ बना। एक काम करते हैं, शॉर्टकट लिखते हैं, छत्तीसगढ़ बना, क्यों इधर जगह चाहिए। छत्तीसगढ़ बना, जो कि ये पहले था, 2000 से पहले था, अभी नहीं है। ठीक है, अभी क्षेत्रफल में कौन सा है, क्षेत्रफल में राजस्थान है और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से है। अब ये हमने क्षेत्रफल के हिसाब से मान करके लगा रहे हैं। अब इसमें परीक्षक ने भी क्या माना, राजस्थान माना, तो इसलिए हमने उसी हिसाब से पूरा आपको डिटेल दे दिया, है ना। लेकिन अब बेचारा जो विद्यार्थी हैं, जो भी एग्जाम में देने जा रहा है, और अगर इस तरीके से वेरीफाई नहीं किया गया क्षेत्रफल या जनसंख्या, तो वो क्या करेगा, कुछ लोग तो राजस्थान लगाएंगे, कुछ लगा देंगे उत्तर प्रदेश, और इसी में किसी का सही हो जाएगा, किसी का गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान देना कि आपको, अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको उस समय सोचना है, अगर ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, जनसंख्या शब्द नहीं जोड़े, तो आप ये मान के चलिएगा कि वो कोई इसका पूछ रहा है, क्षेत्रफल में पूछ रहा है, और क्षेत्रफल में देखेंगे तो राजस्थान होता है। आपको यही लगाना, अब से यही एज्यूम करके चलना है कि अगर नॉर्मल प्रश्न पूछ रहा है, जनसंख्या शब्द नहीं जोड़ रहा है, तो हमारा जो सबसे बड़ा राज्य है वह राजस्थान है वर्तमान में। पॉपुलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है भैया, पॉपुलेशन में क्या कमी, फिर इतना बड़ा राजस्थान तो उसमें पॉपुलेशन क्यों नहीं है। तो भाई साहब इसके पास एक बड़ा सा क्या है, थार का मरुस्थल है। क्या है, मरुस्थल मतलब यानी कि वहां पर कोई पानी वानी तो है नहीं ना, बालू है। तो थार नामक मरुस्थल जो है वो हमारे देश में भी है और पाकिस्तान में भी है, नल्ला में भी है। तो हमारे देश में कहाँ पर है, वो राजस्थान राज्य में पड़ता है। और जब वहां पर है तो वहां कोई पॉपुलेशन नहीं है, नाम मात्र की पॉपुलेशन है, क्योंकि वहां जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं, क्योंकि वहां बालू है, तो कैसे वहां पर जीवन यापन होगा, इसलिए ये कहा जाता है।
अच्छा, जो थार का मरुस्थल है उसमें एक नदी जो बहुत फेमस पूछी जाती है, लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो राजस्थान में है, थार के मरुस्थल में निकलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 16 प्रश्न का जवाब देंगे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की बात हो रही है भाई, ब्रिटिश साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य नामक पुस्तक, ब्रिटिश साम्राज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक पूछा हमसे, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो यहाँ पर अगर ये बात किया तो ये किसने लिखी है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य जो नामक किताब है ये लिखने वाले हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो हैं। ये नाम से ही स्पष्ट है ये कोई अंग्रेज जो हैं ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने लिखी हैं, जिन्होंने ये किताब लिखी थी। क्यों लिखी थी? क्योंकि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की बात वह अच्छे जानते थे, इसलिए उन्होंने ही विस्तार से लिखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछ लिया है। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना का जो संस्थापक जिसे माना जाता है, मतलब संस्थापक कहें या एक तरीके से पूछते हैं कि किसके दिमाग की उपज है। अगर ये दोनों ही बात पूछे तो आपको क्या बताना है? ए ओ ह्यूम। क्या बताना है? ए ओ ह्यूम। ये क्या थे? इसके दिमाग उपज है, इसका संस्थापक माना जाता है, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी था रिटायर्ड, जिसने ये बनाई थी, जिसने ये दिमाग बताया था। हालांकि नहीं ये कहा जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है। पूरा आंसर वांसर सब ये रहेगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमारे भारतीय जो छोटे छोटे बहुत सारे संगठन थे उन्होंने मिलकर के एक राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन बनाया था जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया था। और ये जो गठन किया गया था ये समय है 1885 का। कौन सा है भैया? 1885 का है। कौन सा है? 1885 का। ये तारीख तो आप सभी को मौखिक मतलब आपके मुख पे याद होगी बहुत अच्छे से। आगे चलें, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगले प्रश्न का जवाब देंगे। 18वें नंबर का प्रश्न जो आपके स्लाइड पर आया है उसमें देंगे जवाब कि भारत में फिर से क्या हुआ यार, ये हो क्या रहा आज? भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अब यहाँ उच्चतम शब्द जो आया है उसको आप ऐसे समझिए, यहाँ पर उच्चतम शब्द जो आया ना ये आया आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? और ये आज का प्रश्न नहीं है, ये उस समय पूछा गया करंट का प्रश्न, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो उस समय पूछा गया 20, 25, 30, 34। तो मैं आपको बता दूं वर्तमान में तो एक रिटायर्ड हुए हैं अभी, तो 35 होना चाहिए। रुकिए अभी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ आज का करंट अफेयर कभी, क्योंकि अभी करंट नहीं लिया हूँ। तो अभी आपको बता दूं कि भारत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं कितनी है भाई, बताएं जल्दी। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 ही है वर्तमान में, 34 ही है भाई, पूरी पूर्ण है। वर्तमान में 34 है, 34 न्यायाधीशों की संख्या है 34। हालांकि ना अभी तो एक रिटायर हो है ना हमारे जो सीजेआई है वो हो गए, 34 है। इन 34 की अगर बात करें इनके बाद में तो एक महत्वपूर्ण बात ये है, हमारा सुप्रीम कोर्ट की अगर बात छिड़ी तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात कर ले हम छोटी सी, तो वो क्या है भैया सुप्रीम कोर्ट की? तो वह क्या है आपका जो हमारे सीजेआई जो है सीजेआई वो कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वह कौन है? तो संजीव खन्ना जी। संजीव गलत लिख दिया मैंने, संजीव खन्ना साहब। ये क्या हमारे ये वर्तमान में क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और इनसे पहले कौन था? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी था। कौन थे? डी.वाई. चंद्रचूड़ जी उस समय क्या थे हमारे ये न्यायाधीश थे। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर एक प्रश्न जो था महत्वपूर्ण, ये कितने नंबर के थे? ये 50वें नंबर के थे। और ये कितने नंबर के हैं? 51वें नंबर के हैं, 51वें नंबर के हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए करंट अपडेट रहिएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह क्या था? भारत का पहला उपग्रह क्या था? बृहस्पति, चंद्रयान, आर्यभट्ट या मंगलयान? बृहस्पति, चंद्रयान, आर्यभट्ट, मंगलयान। तो भैया पहला पूछा है तो वो कौन सा था? आपका आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट। चंद्रयान में 3 भेजे जा चुके हैं, चौथे की तैयारी चल रही है। दूसरा जो था वो हमारा फेल हुआ था, और तीसरा जो किया है, तीसरा हुआ वो
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला हमारा भारत पहला बना इसकी वजह से, भारत पहला देश बना इसकी वजह से, ठीक है, ये चंद्रयान 3 की वजह से। और 4 अभी भेजने वाले हैं, गगनयान हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर है? आंसर नंबर सी, आर्यभट्ट पहला था, जो कि कब भेजा गया था, कब लॉन्च किया गया था भाई साहब? तो ये कब लॉन्च किया गया था? 1975 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1975 में लॉन्च किया गया था। कभी कभी ये साल पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? अब यहाँ और जो शब्द लिखा है ये गलत लिखा है, यहाँ और में ये आना चाहिए, ये वाला और आना चाहिए, मतलब यहाँ और की बात हो रही है, वो और नहीं हो रही है, और नहीं हो रही, और नहीं हो रही, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्रवाह की दिशा पूछा रहे, किस दिशा में? पश्चिम दिशा में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ये पूछा जा रहा हमसे। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। गंगा की अगर बात की जाए, गंगा की अगर बात की जाए तो ये जो है हमारा ये हिमालय है, ये हिमालय, और यहाँ से निकलती गंगोत्री नामक स्थान से, और ये घूमती हुई चली जाती है, और ये सुंदरवन डेल्टा जाकर यहाँ पर बंगाली खाड़ी में आकर गिरती है। अगर यमुना की बात की जाए तो यमुना भी इधर से यहाँ से आती है भैया, ऐसे चली आती है और यहाँ आकर के प्रयागराज नामक स्थान में इसका आके मिलती है, जो कि प्रयागराज नामक स्थान है, यहाँ आकर मिल करके गंगा में चली जाती है। अगर नर्मदा की बात की जाती है तो नर्मदा जो है ये अमरकंटक नामक पहाड़ी है, अमरकंटक नामक पहाड़ी है, यहाँ से यूँ कल कल करती हुई बहती हुई जाती है और जाके कहाँ गिरती है भैया? अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिर जाती है। ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे गोदावरी की ओर बात कर लेते हैं। गोदावरी यहाँ से निकलती है महाराष्ट्र में निकलती है, यूँ जाती है, घूमती चली जाती है और जाकर के ये भी कहाँ? बंगाल खाड़ी में गिरती है। अब हमसे पश्चिम की ओर की बात हो रही, तो ये कौन सी दिशा भैया? ये पूर्व है, ये क्या है? पूर्व है। और ये कौन सी? पश्चिम है, ये कौन सी? पश्चिम है। अब आप खुद बताइए कि कौन सी नदी किस ओर बह रही है? तो ये है कौन सी है आपकी? ये कौन सी है? नर्मदा। ये कौन सी है? नर्मदा है, ये नर्मदा है। तो ये नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसके साथ में एक सहेली है इसकी, वो है ताप्ती। कौन सी है? ताप्ती। वह क्या करती है? इसके साथ साथ बहती हैं और वह भी इसके पैरेलल जा करके अरब सागर में गिरती है, ठीक है। इसका पूरा डिटेल नर्मदा नदी है। तो आज की ये 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी, 20 क्वेश्चन हमने पूरे किए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कहीं कहीं डेटा जो संबंधित होता है, डेटा की अगर बात की जाए तो इसमें कुछ जो डेटा आपका प्रीवियस के क्वेश्चनों की डिमांड के अनुसार विकल्प वही रखें, कुछ चेंज कर दिए मैंने, कहीं नहीं किया। तो उसका रीज़न रहा कि मैं उन डेटा को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आप खुद इनको देखेंगे ना तो अच्छा लगेगा आपको कि पुराना इस तरीके का डेटा पूछा जा रहा था, इस तरीके से डेटा पूछा गया है, तो अभी भी पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, पूछना तो अभी भी है, बस यही है कि उनमें थोड़ा चेंजेस हो सकता है ऊपर नीचे, तो आप वो ध्यान से देखें। हालांकि मैंने उसमें देखा है जो अपडेट है आपको तुरंत अभी क्लास में लाइव अपडेट किया हूँ, तो आप घबराए नहीं, आपका पूरा सही साथ है। आप बस एक ही काम करेंगे कि क्लास पूरी करें, पूरी क्लास करके अपने क्या करें, क्लास पूरी करके अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसे लग रहा है। साथ में आपको बताना है कि आपको जो थ्योरी वाली क्लास है, अगर थ्योरी का कुछ पढ़ना हो तो आप हमारा चैनल जो है वहाँ पढ़ सकते हैं, यहीं भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी चलेगी अभी थ्योरी, टेंशन ना लें। अभी फिलहाल वहाँ चल रही है कौन सा? स्मार्ट स्टडी अप्रोच, वहाँ जा कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं जो हिंदी भी चल रही है हमारी, तो हिंदी क्लासेस भी आप कंटिन्यू करें, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।